नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। शनिवार को जब पूरा देश दीपावली की रोशनी में नहाया हुआ था, तब इसी रोशनी के बीच सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के लिए एक नई सियासी पटकथा को लिखा है। अभी हाल ही में प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे ने अखिलेश यादव को नई सियासी पटकथा या फिर यूं कहें कि 2022 के लिए नया प्रयोग करने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा है। विपक्ष उपचुनाव को 2022 का सेमीफाइनल भी बता रहा था। ऐसे में उपचुनाव में मात्र एक विधानसभा सीट पर जीतने वाली सपा ने 2022 के लिए एक नया प्रयोग करने की तैयारी की है। इसका ऐलान खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सैफई में किया है। अब अखिलेश यादव ने शनिवार को ऐलान यह किया कि समाजवादी पार्टी 2022 में छोटे दलों से गठजोड़ करेगी, लेकिन किसी बड़े दल से उसका कोई तालमेल नहीं होगा। इसके साथ ही अखिलेश ने बिना नाम लिए चाचा शिवपाल यादव के लिए जसवंत नगर की सीट छोड़ने का ऐलान भी किया है। यही नहीं, सरकार बनने पर उनको कैबिनेट मंत्री बनाने का वादा भी कर दिया और उनकी पार्टी को एडजस्ट करने के बारे में विचार करने की घोषणा भी कर दी। लेकिन अखिलेश की तरफ से बोले गए उनके और उनके शब्द के कई मायने अब सियासी गलियारों में निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि ना तो चाचा की तरफ से भतीजे का नाम लिया जा रहा है और ना ही भतीजे की ओर से चाचा के नाम का संबोधन हुआ है। लेकिन जब मीडिया की तरफ से अखिलेश और शिवपाल से सपा और पीएसपीएल के गठबंधन पर सवाल किया जाता है, तो दोनों ही नेता नाम लेने से परहेज करते हैं। वैसे जब जसवंत नगर विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की याचिका वापस ली गई थी, तब शिवपाल की तरफ से अखिलेश को लिखे धन्यवाद पत्र में प्रिय अखिलेश लिख करके उनको संबोधित किया गया था। इसकी उस समय खासी चर्चा भी हुई थी और अब सैफई में अखिलेश का दिया बयान भी अब सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन इससे पहले 2017 और 2019 में भी अखिलेश यादव 2 राजनीतिक प्रयोग कर चुके हैं, जिसमें उनको मुंह की खानी पड़ी है। 2017 में सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन फेल हुआ, तो 2019 में बुआ भतीजे की जोड़ी को भी जनता ने नकारा। अब ऐसे में 2022 के लिए सपा ने बड़े दलों के साथ गठबंधन का मोह छोड़कर छोटे दलों को अपनी तरफ खींचने का प्लान तैयार किया है, जिसमें एक शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया भी शामिल है। लेकिन अब सत्ता के लिए अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच का संघर्ष भी हर किसी को याद है। ऐसे में अब सवाल यह है कि बड़े दलों से दूरी और क्या छोटे दल मजबूरी बने हुए हैं, और अखिलेश के नए दांव से किसका समीकरण बिगड़ेगा, और अखिलेश के दिवाली गिफ्ट से शिवपाल को कितना लिफ्ट मिलेगा। आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले चलिए आपको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे और क्या एडजस्टमेंट। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे और क्या एडजस्टमेंट। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी।
चलिए, अखिलेश यादव के इस बयान को आपने सुन लिया और अखिलेश यादव का ये बयान आगे नए जो सियासी समीकरण है उनको बनाता और बिगाड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो पीएसपीएल को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि हम जसवंत नगर की सीट को छोड़ेंगे उनके लिए और उनकी पार्टी के नेता को हम कैबिनेट मंत्री भी बनाएंगे, तो इसलिए हम उनको एडजस्ट करेंगे। ये बात कहकर के अखिलेश यादव ने उस बात के ऊपर कहीं ना कहीं विराम लगाने की कोशिश जो जरूर की है, जो बात बार बार सियासी गलियारों के अंदर चर्चा का विषय बनती रही। और शिवपाल यादव भी इस बात को लेकर के पहले भी कई बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव होता है तो वो उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन की आवश्यकता है और ये महसूस हो रही है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल इसमें अब ये भी है, क्योंकि अब बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन ना होकर के छोटी पार्टियों के साथ ये गठबंधन के जो रास्ते हैं वो खुले हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से ये तय हो गया है कि ना तो कांग्रेस ना तो बसपा, और चूंकि इनके साथ पहले भी ये गठबंधन हो चुका है, इसलिए इनके साथ अब जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और इसलिए अब इन सारे छोटे दलों के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी जो नई रणनीति बना रही है उसका इंपैक्ट क्या होगा, इससे आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं 2022 के अंदर, उसमें इसका क्या असर पड़ेगा, इससे क्या तस्वीर बदलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और क्या समाजवादी पार्टी इसी सब के सहारे जो सत्ता है उसकी वापसी कर पाएगी, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अभी हाल ही के जो हुए उपचुनाव हैं उसमें फिलहाल समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक जरूर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही थी, सत्ता के सेमीफाइनल तक को बता रही थी, लेकिन अब चूंकि एक सीट पर ही समाजवादी पार्टी को यहां पर संतोष करना पड़ा है, तो सवाल यह है कि आखिर अब इन नई कवायद के सारे आगे की जो तस्वीर है वो कैसी होगी और कैसे नए दमखम के साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनावी समर में उतरेंगी, और क्या चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दल, छोटे दल मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ पेश कर पाएंगे, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो बड़े दलों से जो दूरी हो रही है, सवाल उसके साथ ये भी है कि क्या जो छोटे दलों को साथ लाने की बात कही गई ये क्या मजबूरी के तहत है, और अखिलेश यादव जो अब नया सियासी दांव खेल रहे हैं उससे क्या समीकरण बिगड़ेंगे, क्या बनेंगे, ये भी अपने आप में इसके साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल भी है। हालांकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर के उत्साहित भी है और साथ ही साथ रणनीतिक तौर पर भी तैयार है, ये बात भी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कही गई। और साथ ही साथ चूंकि उपचुनावों के साथ प्रदेशों के अंदर भी जो चुनाव हुए वहां पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो इसलिए बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर के और अपने किए गए कामों को लेकर के बार बार इस बात को कह रही है कि वो उन्हीं सारे मुद्दों के साथ और उन्हीं विकास के कामों के साथ वो जनता के बीच में जाएंगे, जबकि विपक्ष सरकार की नाकामी को बताते हुए जनता के बीच में जाने की जो पैठ है वो कर रहा है, और साथ ही साथ अब छोटे दलों को भी साथ लाने की बात कही गई है। तो अभी इन्हीं सारे सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की भी शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। कमर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कमर अली जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। विवेक साइलस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक साइलस जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक मिश्रा जी भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। दीपक मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विवेक साइलस जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। अखिलेश यादव के बयान को हम लोगों ने सुनवाया, सब लोग अपने अपने तरह से उसके जो नए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हैं उसको तलाश रहे हैं, लेकिन अब चूंकि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कैसे देखा जाए और क्या मायने समझे जाए अखिलेश यादव के इस बयान के? जी, अगर शिवपाल जी की पार्टी पीएसपीएल और समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं गठबंधन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर ये रॉन्ग है तो आप हमको बताएं। अगर संवैधानिक तौर पे ये गलत है, किसी को भी आपत्ति हो सकती है, वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। ये तो अच्छी बात है कि दोनों पार्टियां जो कि कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए बिछड़ गई थी, अब साथ आ रही हैं और मजबूती से साथ आ रही हैं। अगर आप बिहार का चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी जब हम पार्टी और वीआईपी जैसी पार्टी से गठबंधन करती है, वो भी बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, आज उनके यहाँ के मंत्री भी बना दिए, नीतीश जी ने शपथ ली है, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमको ये बात नहीं समझ में आता कि जब समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी और आपके शिवपाल जी की पार्टी में अगर कोई चर्चा होती है या एक होने की बात होती है, तो दिक्कत भी होने लगती है, डिबेट भी होने लगती है, चर्चाएं भी होने लगती है, विरोध भी होने लगता है। हमको तो नहीं लगता, हम तो स्वागत करते हैं उनका। हमको बहुत खुशी है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है 2022 में। कमर अली जी, भाई देखिए, अब उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, ये बात ठीक है, और हालांकि बार बार विवेक जी कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही। भाई दिक्कत किसी को नहीं है, सवाल ये है कि क्योंकि राजनीति के अंदर जब नए प्रयोग होते हैं तो उस पर चर्चा जरूर होती है, इसलिए चर्चा हो रही है। दिक्कत मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए किसी पैनलिस्ट को भी नहीं होगी।
बहरहाल कमर अली जी, आप कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को जो कि अखिलेश यादव जी ने दिया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियों के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ छोटे दलों के साथ जा सकते हैं, और पीएसपीएल को लेकर के भी बहुत कुछ जो तस्वीर है उन्होंने स्पष्ट कर दी। आयुष जी, राजनीतिक दल है, सबको अपना 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 हक है, किसी के साथ गठबंधन करें, ये अपना उनका व्यक्तिगत मामला है। हमारी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं कि हमारी पार्टी का इसका कोई लेना देना। देखिए, हरे राजनीतिक दल है, सब लोग सेवा करने आए, चाहे वो अपने परिवार की सेवा करें और चाहे किसी की सेवा करें, उनका अपना अंदरूनी मामला है। मैंने देखा कि 93 में श्री अखिलेश यादव जी ने श्री मुलायम सिंह जी ने 93 में काशीराज जी के साथ गठबंधन किया विधानसभा में, आपने देखा। फिर उसके बाद आपने देखा जो भी सूरत हाल हुई उसके सामने है। उसके बाद आपने देखा काम बोलता था, उस काम बोलते में आपने जग जाहिर है कि 17 में आपका इतना काम बोल रहा था कि आपने 27 साल बेहाल के साथ आपने गठबंधन किया, और फिर उसके बाद आपने क्या हश्र हुआ आपने वो भी देखा। फिर उसके बाद आप स्वार्थ के इतने, क्योंकि आपके अंदर इतना था कि हो सकता किसी हिसाब से मुझे मिल जाए, फिर आपने देखा मायावती जी के साथ गठबंधन किया 2019 में लोकसभा में, वो भी जाति समीकरण के ऊपर था कि 18% ये हो गया, 21% वो हो गया, 7% वो हो गया। तो ये तो देखिए, ये परिवार की पार्टी, आप बहुत कायदे जानते हैं। वो चाचा का नाम नहीं ले रहे हैं, मुझे लगता है, क्योंकि वो उन्होंने समाजवादी खड़ी की थी, और समाजवादी जिस शख्स ने खड़ी करी हो उसके लिए बड़ी आदर से बात करना चाहिए, मुझे अपनी जगह ये लगता है। राजनीतिक देखिए दल अपनी जगह है, मर्यादा अपनी जगह है, और किसी की रिस्पेक्ट अपनी जगह है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल श्री अखिलेश यादव जी करते हैं, उससे आपको लगता है कि क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? क्योंकि उनके वालिद ने उस चीज को खड़ा किया तो उन्होंने छीना है उस राजनीतिक अध्यक्ष की कुर्सी को। तो जब कोई नहीं, कमर अली जी, किस शब्दों की बात आप कर रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और कौन से शब्दों की बात कर रहे हैं, थोड़ा उसको भी क्लैरिफाई करिए ना भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। आपने देखा कि श्री शिवपाल सिंह जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुलायम सिंह जी, और श्री अखिलेश यादव जी सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और आप देख किस तरीके से अस्सीने तान रहे थे, किस तरीके से स्टेज पर लड़ाई हो रही थी, तो जरा ही देखिए, जग जाहिर है इस उत्तर प्रदेश की आवाम ने नहीं, हिंदुस्तान की आवाम नहीं, पूरी दुनिया की आवाम ने वो मंजर देखा है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर के चाचा से लड़ सकता है, वालिद एक साहबजादे से लड़ सकता है, और एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के मुख्यमंत्री से लड़ सकता है। आपने देखा वो मंजर था, तो उस मंजर का सिर्फ एक अंदाजा आप लगाइए ये किस तरह किससे सत्ता चलाते हैं, किस तरह से परिवारवाद करते हैं। और आपने देखा, अभी मायावती जी ने कहा कि हमने बात करने का प्रयास किया कि डिम्पल यादव को खड़ा कर देते राज्यसभा में, एक आपने वो भी देख लिया। बहुत से कार्यकर्ता इनके पास थे, जिन रामगोपाल वर्मा को खड़ा कर दिया राज्यसभा में। एक परिवार की पार्टी है, अगर ये परिवार अगर पहले भी एक था आज भी एक है, और ये नूरा कुश्ती भी बाकायदा माशाल्लाह। ठीक है कमर अली जी, अगर आप कह रहे हैं परिवार की पार्टी और परिवार अगर अलग हो गए, तो भाई परिवार में तो देखिए 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं, कोई बात नहीं, बात कभी बिगड़ी थी तो आज बन भी रही है, उसमें क्या आपत्ति होना चाहिए भाई, बढ़िया बात है। हाँ, ये जरूर देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक साथ मिलकर के चुनौती पेश कर दें आप लोगों के लिए, थोड़ा उस पर विचार करिए। ठीक है, दीपक मिश्रा जी का मैं रुक कर लेता हूँ, कमर अली जी मैं आऊंगा, अभी समय बहुत है। दीपक मिश्रा जी का एक कमेंट लेता हूं मैं। दीपक मिश्रा जी, आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को लेकर के अखिलेश यादव की तरफ से जो बातें कही गई, क्या निकट भविष्य में अब हम लोग मान के चलें कि यहां पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी अब एक होकर के और बड़ी चुनौती पेश करेगी विपक्ष को, अब माफ कीजिएगा सत्ता पक्ष को? देखिए, आप एक जानवर एंकर, आपको इतिहास की भी जानकारी है, और राज किए हैं जिलों पर भी और सरकार पर भी, और उसके बाद ये अलग होते हैं, फिर गठबंधन बनाकर लड़ते हैं। तो उस दौर की जो भी सत्तासीन दल होता है, चाहे वो कांग्रेस हो या शुरुआती 60-70 के दशक की लोहिया जयप्रकाश के दौर में, चाहे 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी को, और उसको न केवल हराते हैं अभी तो ध्वस्त करते हैं। तो ये तो हमारा इतिहास रहा है, हम चाहे बसपा के रूप में हो, सपा के रूप में हो, या सोशलिस्ट पार्टी के रूप में हो, या पीएसपी के रूप में हो, या संसपा के रूप में हो, तो इतिहास से वर्तमान को और वर्तमान की पृष्ठभूमि से भविष्य को अलग। अब जहां तक दूसरी बात आई, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के साथी की बड़ी बात सुन रहा था, ये बड़ा सुंदर व्याख्या परिवारवाद की कर रहे थे। अरे मान्यवर, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, यूं का ही परिवारवाद, वो भी किंतु परंतु के साथ दिखता है। आप यहाँ तो 3-4 पीढ़ी का परिवारवाद है, एक दादा गवर्नर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बेटा सांसद, और बेटे का बेटा मिनिस्टर, एमएलए हो गया तो मिनिस्टर,
जबकि दीनदयाल जी के साथ के कई एमएलए भी बने हुए, जब भाजपा नहीं थी, जनसंघ थी, तब के वो बेचारे लाइन में हैं और दादा का पोता और बेटे का पिता का बेटा राज्य मंत्री के रूप में कुछ होता है। खैर छोड़िए, उंगलियां जब भी उठाया करे पहले देखा देखिए करे। कमर अली जी बिल्कुल उत्साहित हो रहे हैं इस बात का जवाब देने के लिए, और मुझे पता है कमर अली जी इस बात का जवाब देंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, जिन बातों का जिक्र कर रहे थे कमर अली जी, थोड़ा उसका जवाब दीजिए ना भाई, क्योंकि वो कह रहे थे देखिए जो बातें कही गई विगत दौर में या पीछे के समय में, अब अगर आज ये कह रहे हैं कि हम एडजस्ट कर देंगे भाई, पार्टी भी एडजस्ट कर देंगे, जसवंत नगर की सीट को भी छोड़ देंगे, तो वो जो बातें पुरानी थी दरअसल उसको तो मुद्दा बनाएंगे ना जो अन्य दल हैं, उसका क्या जवाब होगा? और कार्यकर्ताओं के बीच में भी जो पुराने मैसेजेस गए या जो उनके अंदर एक निराशा थी, क्या वो सारी चीजें भूल पाएंगे? इतना आसान होगा? दीपक जी, सवाल का प्रश्न आपने मुझसे पूछा है मान्यवर? दीपक जी मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल। जी देखिए, इसलिए मैं आपको बता दूं, पहली बात तो जो वास्तविक समाजवादी होता है, प्रतिबद्ध समाजवादी होता है, प्रतिष्ठित समाजवादी होता है, वह इतिहास के सलाम नहीं गिनता, न सुनता है। हाँ, इतिहास को वह जानता है पर इतिहास के साथ चिपक कर नहीं बैठता। क्या लोहिया और आचार्य देवी कृपलानी एक नहीं हुए थे? और एक होने के बाद उन्होंने नेहरू का विकल्प सोशलिस्ट पार्टी को बना दिया कांग्रेस का। बात यह है कि हम एक बेहतर विकल्प देना चाहते हैं, और शिवपाल जी ने तो पहले ही दिन से कहा कि सभी लोहियावादी, समाजवादी, गांधी में आशा रखने वाले, चंद्रशेखर सिंह के साथ करने वाले लोग एक मंच पर आवे, एक मंच आए। वो तो पहले दिन से और बार बार कहे हैं कि हम किसी भी त्याग के लिए तत्पर हैं, वरना आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है कि हम जरा सा जमीर से उतरते और आगे बढ़ते, हम नहीं उतरे हैं। ये सिद्धांतिक प्रतिबद्धता है। सरकार बनाने और सरकार गुजारने से बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए और सांप्रदायिक शक्तियों से राष्ट्र और देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए। चलिए, जितनी अच्छी कथनी अगर उतनी अच्छी करनी हो तो मुझे लगता है इस देश का तकदीर और भाग्य सब बदल जाए। मनोज मिश्रा जी, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के भी जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि देखिए भाई अन्य दल अगर किसी के साथ गठबंधन करें तो उस पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी जा रही किसी के साथ तो उस पर चर्चा की भी क्या आवश्यकता, भाई किसी को नाराजगी क्यों होनी चाहिए। लेकिन इसके जो मायने समझाने की कोशिश हो रहे हैं, क्या ये इतने ही सीधे हैं या हम ये मान के चलें चूंकि अब ऑप्शन नहीं है, अब आपको जाना है चुनावों के अंदर, इसलिए पीएसपीएल हो या अन्य छोटे दल आपको लाना ही होगा साथ में अगर बीजेपी के साथ फाइट करनी है आपको। मनोज जी, आपका आकलन चाहूंगा मैं इस पर। आयुष जी, दरअसल विवेक जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पे चर्चा हो, ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकते। ऑब्जेक्शन का सवाल मिलता है, ऑब्जेक्शन करेगी राजनीतिक पार्टियां या उनके लोग, लेकिन ऑब्जेक्शन का हक तो किसी को नहीं बनता है, पर बातों पे बातें निकलती हैं। आयुष जी, दीपक जी और विवेक जी, यहाँ पर जो चर्चा हुई, जो बातें हुई, उस पर कुछ बातें निकल के आई है। दरअसल अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है वो मौजूदा परिस्थिति में बिहार चुनाव परिणाम के हस्त्र के बाद आया है, दो प्रयोग 17 और 19 के बाद आया है, मौजूदा मायावती के बयान राज्यसभा चुनाव के दौरान के बाद आया है, और इसमें विलय नहीं होने का। देखिए, शिवपाल की पार्टी का विलय सपा में नहीं हो रहा। लड़ाई 2017 में शुरू हुई थी तो प्रदेश अध्यक्ष पद और सत्ता हस्तांतरण को लेकर हो रही थी, क्योंकि शिवपाल यादव कहीं न कहीं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद और प्रदेश की बागडेर संगठन में देने पर तैयार नहीं थे। लड़ाई इस बात की थी। अब चूंकि दोनों अलग राहें चल चुके हैं, दोनों अपने अलग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और चूंकि अखिलेश यादव जी ने ये देखा कि बिहार में चाहे एआईएमआईएम की बात कर ले या छोटी पार्टियों की बात कर ले, इनकी वजह से लोगों का नुकसान भी हुआ और लोगों का फायदा भी हुआ है। सबसे बड़ा मायने आयुष जी इस बात का है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राजद या महागठबंधन की हार इसलिए हो गई कि आपसी विरोध की वजह से वहां जीतते जीतते या सरकार बनते बनते रह गई। अखिलेश यादव इस बात का रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है कि 2022 के चुनाव में चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे वो रामचंद्र राजभर, चाहे जितने भी नेता हैं, ये छोटे दलों के साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस ने जो ज्यादा हिस्सेदारी बिहार में ले ली पर सीटें उसकी जीत के नहीं आ पाई, तो अगर किसी बड़ी पार्टी से ये समझौता करेंगे तो उसको सीटें ज्यादा देनी पड़ेगी। बेहतर ये है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहें, छोटे दलों से गठबंधन करें, और भारतीय जनता पार्टी का जो काकस होता है वोट जोड़ने का, तोड़ने का, पार्टियों को बनाने का और बिगाड़ने का, उससे बच के कम से कम 2022 में मजबूत टक्कर दे सके या योगी सरकार को हटा सके। ये बयान उससे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। इस बात से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसका राजनीतिक मायने बहुत बड़ा है। आयुष जी, 10 सेकंड आपको और लूंगा। जब कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़ के अलग हुए थे तो जीते 2 सीट थे, लेकिन हराए लगभग 38 सीट थे।
शिवपाल ने भी 2017 में जीते भले नहीं हो, लेकिन अखिलेश यादव को हराने का काम उन्होंने किया था। ये बात अखिलेश जी को समझ में आ गई है, इसलिए उनको लगता है कि अपने जो बिछड़े साथी हैं उनको एक मंच पे ले आइए, भले कोई समझौता करना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना होगा तो आपस में टूट कर हम नहीं लड़ सकते जी। विवेक साइलस जी, जवाब दीजिए। भाई, वरिष्ठ पत्रकार का अपना आकलन है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आकलन तो पत्रकार का जो ग्राउंड रियलिटी उसी के आधार पर हो रहा है। क्या ये वजह है विवेक जी? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती से, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम किसी भी बड़े दल के साथ अब कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ, छोटे दल जो हैं, क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, उनके साथ जरूर हम गठबंधन करके और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, और हमको पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की अभी कुछ देर पहले कमर अली साहब कह रहे थे, गठबंधन की बात कर रहे थे, हम साहब तक पहुंच गए, नेताजी तक पहुंच गए। तो कमर अली साहब से भी मेरा एक सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई गठबंधन नहीं किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी के साथ मिलकर दो बार सरकार नहीं बनाई उत्तर प्रदेश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी आयुष जी जिसने कांग्रेस को तोड़ दिया, नरेश अग्रवाल की नई पार्टी बनवा दी, लोकतांत्रिक कांग्रेस। 23 विधायक वहां से लोकतांत्रिक कांग्रेस में आए, और 23 के 23 विधायकों को कल्याण सिंह ने मंत्री बना के अपनी सरकार बनाई, और 96 मंत्री थे, रिकॉर्ड जो आज तक नहीं टूटा है कल्याण सिंह की सरकार में। जम्बो जट मंत्रिमंडल बोला जाता था उसको, 96 लोगों को अब्लाइज करके मंत्री बनाया, तो कल्याण सिंह जी की सरकार चलती रही। और ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो किसी को कहीं से भी तोड़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए किस तरह से तोड़ा गया, किस तरह से वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई, और दोबारा सरकार चुनाव में जबरदस्ती झोंका गया और फिर सरकार बनी। तो ये लोग तो खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं, जहां इनके 2 विधायक होते हैं वहां सरकार बना लेते हैं। गोवा में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, त्रिपुरा में देख लीजिए, वो ये बात और है। इस तरह के लोग जब दूसरों पे उंगली उठाते हैं, तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं चलाते हैं कमर जी। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ के लोकतांत्रिक कांग्रेस बना दी थी नरेश अग्रवाल की। और फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भाई देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का अपना पक्ष हो गया। विवेक सही, वो तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी करनी हो गई, ठीक है, उसका जवाब तो कमर अली जी यहां पर देंगे। लेकिन मुझे बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप बड़े दलों के साथ नहीं, भाई थोड़ा तो किसी के साथ कंटिन्यू भी हो सकता है ना भाई। कांग्रेस के साथ भी हो गया, बसपा के साथ भी हो गया, और उसके बाद भी कोई बात जब नहीं बनी तो आपके पास ऑप्शन भी क्या है भाई? अभी छोटे ही दल तो अब आप लेंगे ना, अब क्या ऑप्शन है? कांग्रेस के साथ आप लोग गठबंधन में जाके देख चुके, बसपा के साथ आपने करके देख लिया, तो क्या यही एक मजबूरी समझी जाए? क्योंकि अब आपको समझ में आया है, क्योंकि शिवपाल यादव, आप उनकी पार्टी या वो कार्यकर्ता या वो कैडर अगर जब तक नहीं होगा, जो नुकसान का जिक्र मनोज जी ने किया, क्या उसको गेन करने के लिए माना जाए कि अब ये जरूरी था नजाकत को देखते हुए वक्त की? विवेक जी, ये देखिए, 2017 में कांग्रेस के साथ जाना समाजवादी पार्टी की भूल थी। मैं इसको एकदम साफ एकदम क्लियर शब्दों में बोल चुका हूं, और अन्य चैनलों पे, बड़े बड़े चैनलों पे मैंने इस बात को कहा है कि 2017 में समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ होना समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी भूल थी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और ये भूल हम दोबारा अब नहीं करना चाहते हैं। और आयुष जी, मुझे ये बात बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, जो बिना गठबंधन के उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र में सरकार चल रही है? भले भारतीय जनता पार्टी के 325 विधायक और सब कहीं ना कहीं गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। होना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। गठबंधन अगर हमको लगता है कि छोटी पार्टियां मिले, लोग मिलके एक अच्छा मजबूत सरकार दे सके, तो मेरे ख्याल से इसमें हमको लगता है कहीं ना कहीं कोई बुराई नहीं। कमर अली जी, जवाब दीजिए। देखिए भाई, आप राजनीतिक दल है, मैंने पहले कहा आप किसी से गठबंधन करें, इससे भारतीय जनता पार्टी कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हमने तो आपकी इतनी सी बात करी है, जो सच्चाई है आपकी बात की। हमने कहा समाजवादी का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बैठा रहता है, उनके साहबजादे उस पर कैप्चर कर लेते हैं। हमने कहा पीडब्ल्यू बैरिस्टर लड़ जाते हैं, परिवार की पार्टी 34 आप क्या भाई साहब, एमएलसी राज्यसभा मेंबर रहे 34। हमने इसकी बात करी है आपसे, हमने इसकी बात करी है आपसे। समाजवादी का मतलब एक परिवार, हमने ये बात करी है। क्यों जनता को गुमराह करते हैं मेरे भाई? जनता को गुमराह ना करिए, इससे काम करिए, परिवार का भला ना करिए, देश के बारे में सोचिए, प्रदेश के बारे में सोचिए। आप परिवार के भला किसने कहा करने पे आ जाइए भाई?
दीपक भाई कितना अच्छा बोलते हैं। अरे राज्यसभा, अरे मिलके इनको भेज देते, अरे मिलके इनको भेज देते, इनकी और उम्मीद पीड़ा यही है। उंगली हम पे उठाते अभी दीपक भाई ने इनकी क्या पीड़ा बोला? भी तो यही है। मैं तो फिर क्या आपने परिवार का भला जिनके किया? घर शीशे के आपने होते हैं, कार्यकर्ता का भला नहीं घर किया। में दफ्तर नहीं चलाते। अरे भाई परिवार का, एक तो पहले आपने समीर परिवार जी का को भला हमारा किया। भी- अरे विवेक भाई, आपको सत्ता में लेकर आप चले मोबाइल गए में चलिए, हटाइए, बात खत्म करिए। चलिए यही सब कहते हैं आपको। कमर अली जी भाई, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि कह रहे हैं आप भी परिवारवाद को लेकर के चल रहे हैं भाई, आप इसको क्लियर करिए ना। आपके यहाँ परिवारवाद नहीं, उनके यहाँ परिवारवाद है, साबित करिए। मेरे शब्दों को सुनिएगा, मेरे शब्दों को सुनिए पहले, बहुत गौर से सारे लोग मेरे शब्दों को पहले सुन लें। जिसकी जिसकी चर्चा हो रही है वो जनता के बीच में आए हैं। राम गोपाल जी जनता के बीच से नहीं आए हैं। मोहतरम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इनके परिवार के लोग जनता के बीच से नहीं आए हैं। MLC राज्यसभा में इन्हें इनके जो नेता बनते हैं आज की तारीख में, उनको कांग्रेस ने भेजा है। अरे भाई जानकारी बढ़ाइए अपनी ना, अपनी जानकारी बढ़ाइए। जिनको आवाम चुने हैं उनकी बात करिए ना। हम आवाम की बात करते हैं, आवाम चुन के भेजती है, उसकी बात काहे दर्द होता विवेक भाई इतना ज्यादा? हकीकत कबूल करिए। आप झूठ बोलते हैं ना। कौन जीता था? आपके चचा। विवेक भाई को भेज दिए, दीपक भाई को भेज दीजिए। कौन मना कर रहा है? आपके चचा जीते थे। आप कार्यकर्ताओं राम गोपाल जी नहीं जीते थे संभल से लोकसभा की सीट। हमारे यहाँ राज्यसभा विधान परिषद क्या हुआ? कार्यकर्ता, सिर्फ कार्यकर्ता, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता जाते हैं, जाते रहेंगे। देखिए, 2 ऐसी सीटें होती हैं राज्यसभा की, विधान परिषद की। उन सीटों में कार्यकर्ताओं का समायोजन किया जाता है, परिवारवाद का समायोजन नहीं किया जाता है। मायावती जी ने कहा था अखिलेश यादव जी हमसे बात कर लेते, डिम्पल जी को भी हम राज्यसभा भेज देते। क्या मानसिकता है साहब? बताइए तो हमें। आप आपकी कहीं ना कहीं बात हुई होगी ना, जब भी तो ये मानसिकता सामने जाहिर हो रही है। वो भी राज्यसभा चली जाती है। क्या मतलब है? आप लोग ऐसे लोगों से गठबंधन करते हैं। गिरेबान में 27 साल बिहार के बालू में। चलिए देखिए, मुझे लगता है कि भाई इस आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। कमर अली जी मुझे बताइए भाई, बात जो विवेक जी ने कही, भाई गठबंधन तो आपका भी है ना, गठबंधन उनका भी है, ऐसा कुछ नहीं। आप उसके पीछे के मायने कुछ भी निकालते रहिए, ऐसा थोड़ी ना भाई। आप लोग इतने प्रचंड बहुमत के साथ भी, गठबंधन तो आप लोगों का भी छोटे दलों के साथ रहा है ना प्रदेश के अंदर, और अभी भी है। सबको करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ इस बात को भी। मैंने मना कहाँ किया उस बात के लिए? मेरी पार्टी मना नहीं करती है। सबसे करते हैं। ठीक है, दीपक मिश्रा जी मुझे बताइए कि भाई पार्टी को एडजस्ट करने की बात कही गई है, विलय जैसी बात नहीं आई है। पहली बात ये कि विलय की बात कोई नहीं कह रहा है ना, भाई अखिलेश कह रहे हैं। तो विलय जैसी कोई अवधारणा नहीं है। हमारा अपना दल है, दल का सांगठनिक ढांचा बहुत सशक्त है। मैं आज गोरखपुर में हूँ, गोरखपुर में हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, और केरल में भी हमारी पार्टी है, कश्मीर और कर्नाटक। तो पार्टी का विलय तो नहीं होगा, यह स्पष्ट हो चुका है। हाँ, गठबंधन इसलिए जरूरी है कि संविध सरकारों का एक दौर जो किया था, वह आज राजनीति की सियासत बनी है। क्या है या शुक्ल पक्ष है, इससे विमर्श बाद में। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुराते हुए बड़ा नैतिक बोल रहे थे। मानव गठबंधन तो इन्होंने उनसे भी किया जिन्हें ये देशद्रोही कहते रहे टीवी पर, भाषण से, मंचों पे। महबूबा मुफ्ती जी की तरफ मेरा इशारा है। अगर नाम तो ये तो उनसे भी गठबंधन कर चुके हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, तू हंसे हंसे चलनियों हंसे पास्तर के, ये इनके यहाँ तो परिवारवाद का जो उत्तुंग शिखर पर लोग बैठे हुए हैं। मैं जानबूझ के नंगा नाच शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि पढ़े लिखे पार्टी वाले लोग उत्तुंग शिखर की बात कर रहे हैं। समधी साहब संगठन मंत्री, वही लिस्ट बनाते हैं, और दूसरे रक्षा मंत्री हैं, बेटा विधायक है, एक कार्यकर्ता का टिकट का, और ये राज्यसभा की बात करेंगे। दीपक मिश्रा का नाम लेकर कितना बढ़िया खेल इन्होंने खेला है। अरे मान्यवर, जिस सेठ जी के विरुद्ध आपकी पूरी पार्टी राजभवन के सामने धरना पे बैठी थी, और जैसे ही आपकी संख्या बल आपको प्राप्त होता है, आप तो विभत्स हो जाते हैं, भयावह भी नहीं होते, बुरे भी नहीं होते, विभत्स हो जाते हैं। उसी सेठ साहब को पहली बार राज्यसभा भेज देते हैं, आपको नहीं याद आए। और छोड़िए व्यवहारिक राजनीति की आप बात करेंगे, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की थी, जो एक जमाने में जनसंघ के चेहरा हुआ करते थे, प्रोफेसर बलराज मधो, उनका देहांत हो गया, और भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दफ्तर से एक चिट्ठी तक नहीं गई। आडवाणी जी का जन्मदिन न हो तो उन्हें पूछा न जाए,
आप बात करेंगे। और कितनी चालाकी से इन्होंने क्या कहा, बस ठीक है आप अपने पारी बोलिएगा मान्यवर। और कितनी चालाकी से इन्होंने कहा कि जो जनता द्वारा चुना गया वही नेता है। आपकी स्ट्रेटेजिया की दीनदयाल उपाध्याय नेता हुए ही नहीं। ठीक है दीपक जी, भाई देखिए दिल मिल रहे हैं, दिल मिल रहे हैं, दिल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कि या सिर्फ गले ही मिल रहे हैं? दीपक जी भाई ये बताइए मुझे कि दिल मिल रहे हैं कि या सिर्फ गले ही मिल रहे हैं? मोदी नाम केवलम। दिल मिल रहे हैं या फिर गले ही मिल रहे हैं, मुझे ये बताइए। और साथ ही साथ बताइए कि भाई वक्त की जरूरत है इसलिए है, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है होना चाहिए? भाई दिल मिले हैं, दिल मिले हैं, मेरा सवाल ये है दीपक जी। मानव तकनीकी समस्या आ गई। मैं गोरखपुर में हूँ जहाँ इंटरनेट भी खराब है और बिजली भी। तो कृपया बस यहाँ से एक मुख्यमंत्री जरूर भेजा गया है दिल्ली। तो कृपया ये दीपक जी मेरा सवाल बहुत सीधा सा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हैं कि देखिए भाई पार्टी का विलय नहीं हो रहा है, पार्टी तो इसी से टूटकर बनी है ना आपकी। अगर पार्टी का विलय नहीं हो रहा है तो क्या मैं मान के चलूं गले मिल रहे हैं दिल नहीं मिल रहे हैं? देखिए पहली बात, पार्टी का विलय नहीं होगा। जैसे लोहिया को निकाला गया था सोशलिस्ट पार्टी द्वारा, बाद में लोहिया और आचार्य जेबी कृपलानी, श्रीधर महादेव जोशी ये मिलकर एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या संयुक्त गठबंधन बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में संवित सरकार बनाते हैं और दिल्ली में 77 तक आते आते आप देखिए पूरा का पूरा भारतीय राजनीति का इतिहास के आयाम बदल देते हैं। वही परिदृश्य होगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी जब तक शिवपाल सिंह यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, यह जीत को वैसे ही तरसेगी जैसे चातक पक्षी ओस के लिए तरसता है। 5 चुनाव लड़ लिए ना, कंटिन्यू पराजय दर पराजय, और ऐसे से। और अभी आप देखिए उपचुनाव का हाल देखिए, हमने क्या किया। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, हमने कहा कि नहीं। अब ये बड़ी बात दीपक जी आपने कही है, इसका जवाब विवेक जी से मैं लूंगा, लेकिन मनोज जी एक कमेंट आपका। आयुष जी, आपने देखा होगा तीनों पार्टी प्रवक्ताओं में, लेकिन गठबंधन की सरकारें जब बनती हैं, चलती हैं, गिरती हैं, आयुष जी कई बार आपने सुना होगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, और लोकतंत्र खतरे में था, इसीलिए नेता और पार्टियां कई तरीके के समझौते कर लेते हैं। जनता के सामने जो बातें हैं, जनता बहुत कुछ समझती है। जैसे विवेक जी ने एक बात कही 90, 95 और 100 मंत्रियों की, दरअसल 15% संख्या तय होने के बाद एक नया फंडा लोगों ने प्रदेश में निकाला था चेयरमैन के पद बांटने का, तो वो बड़ा विवादित मामला, उसमें हम नहीं जाना चाहते। मौजूदा हम जिस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो बयान था छोटी पार्टियों के साथ में आगने वाले चुनाव को लड़ने के लिए या तैयारी करने के लिए, उनका एक अनुभव रहा है आयुष जी, उनका अनुभव कांग्रेस के साथ में, बहुजन समाज पार्टी के साथ में कहीं न कहीं बहुत गलत रहा। क्योंकि 2012 से लेकर 2017 तक अगर अंतिम वर्ष की मैं बात कर लूं, शिवपाल यादव का और अखिलेश यादव का मतभेद नहीं होता, दुराव नहीं होता, तो शायद 2017 में पार्टी की इतनी बुरी हार नहीं होती। और उस हार के बाद लगातार, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर पर, और ये जाना जाता रहा। मुलायम सिंह यादव जी ने जिनको खड़ा किया या जिनको अपने साथ जोड़ा, वो बड़े जुझारू लोग थे, लड़ने वाले लोग थे। लेकिन आयुष जी इस उपचुनाव में देखा गया कि अखिलेश यादव ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चुनाव ऐसे नहीं ला जाता, जहां भारतीय जनता पार्टी जैसी एक आपके सामने पक्ष कह लें जो मजबूती से, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उनके संगठन कार्यकर्ता हो, एक एक ब्लॉक स्तर का चुनाव इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से, जी जान से लड़ते हैं। वहां अगर आप ट्विटर से चुनाव लड़िएगा तो विपक्ष का स्तर भी आप खोते चले जा रहे हैं। आयोजित 2022 के चुनाव की तैयारियां सारी पार्टियां करना शुरू कर दी हैं। लगातार हार का सामना देखते हुए नई नई चीजें ट्रायल हो रही हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप पे अगर जाना चाहेंगे तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो या मौजूदा कमर अली साहब, अगर आप परिवारवाद पे सवाल खड़ा करेंगे तो बहुत सारी सीटें राज्यसभा की और विधान परिषद की आपने बहुत सारे नेताओं को दी हुई है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। आपके यहाँ भी पीढ़ी परिवर्तन में युवराजों को बहुत सारी जगह आपने विधायक और सांसद बनाया हुआ है, वो भी बहुत लंबी लिस्ट है। मुझे लगता है इस पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। लोकतंत्र है, लोग जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर आपकी पार्टी का निर्णय है मंत्री बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइए, उस पर भी सवाल नहीं है। लेकिन जब आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, आयुष जी मैं फिर वो बात कहना चाह रहा हूं, अगर महबूबा मुफ्ती के साथ समझौता हो सकता है, अगर कांग्रेस और पवार और शिवसेना सरकार बना सकती है, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी की थाली खींचने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लालू के साथ गठबंधन हो सकता है, तो सीधे शब्दों की बात जानिए कि राजनीति और सत्ता के लिए कोई किसी के साथ भी जा सकता है।
आज अखिलेश यादव और शिवपाल में अब उस पार्टी को लेकर लड़ाई नहीं है। अब जो लड़ाई आने वाले समय में होने वाली है वो 2022 को चुनाव को ले रहे हैं। और मनोज जी, एक दोनों छोटा लोग सा अपनी कमेंट मैं अपनी- जरूर चाहूंगा, फिर मैं विवेक जी के पास जाता हूं। मुझे ये जी। बताइए, क्योंकि जो सवाल मैंने दीपक जी से पूछा, भाई देखिए पार्टी उसी से अलग होकर के ही तो बनी ना, पीएसपीएल, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम उसको एडजस्ट करेंगे, विलय जैसी कोई बात नहीं है, तो इसके मायने क्या समझे जाए और ये क्या मजबूरी है? सवाल मुझसे है? जी जी, मनोज जी से है मेरा सवाल, मनोज मिश्रा जी से। नहीं, हाँ, आयुष जी, दरअसल एडजस्ट करने की बात तब होती है, आखिर अखिलेश यादव ने ये बताने की यही तो था ना, जब पार्टी से शिवपाल अलग हुए थे तो वहां चाचा भतीजे के साथ साथ लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो इनसे छीन लिया गया था, लेकिन चूंकि कैडर की बात थी। आज अखिलेश यादव का पूरा सत्ता हस्तांतरण या पूरी पार्टी उनके कब्जे में है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बड़े भाई की भूमिका में है। पीएसपीएल को एडजस्ट करने की बात इस बात पे कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी 15, 20, 25 सीटें वो देना चाहेंगे चुनाव में देंगे, लेकिन शिवपाल को अब अखिलेश के साथ या उनके गठबंधन में नीचे काम करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी पार्टी कहीं कहीं अखिलेश यादव है, शिवपाल उनसे नीचे हो चुके हैं। ये इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। जी विवेक जी, जवाब दीजिए मनोज जी की बात का। देखिए, हाँ, ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि बड़े भाई की भूमिका में समाजवादी पार्टी रहेगी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शिवपाल जी के जो संगठन है उत्तर प्रदेश में वो मजबूत है। इसीलिए दीपक मिश्रा जी की बात से मैं सहमत हूँ कि पीएसपीएल का जो है वो विलय समाजवादी पार्टी में नहीं हो रहा है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि दोनों संगठन जब मिल के काम करेंगे तो मेरे ख्याल से रिजल्ट भी बेहतर होंगे। इसलिए मेरे ख्याल से यही स्ट्रैटेजी या पीएसपीएल की भी रही होगी, वो दीपक जी बेहतर समझा पाएंगे कि वो विलय नहीं कर रहे हैं, वो मिल के चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पीएसपीएल का भी जो संगठन है और समाजवादी पार्टी का जो ग्रास रूट लेवल का संगठन है, जो गांव-गांव में है, वो लोग मिल के इकट्ठा होकर एक अच्छी फॉर्मेडेबल फोर्स की तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े और बेहतर नतीजे उत्तर प्रदेश की जनता से हम उम्मीद भी करते हैं। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल मिलके और अन्य छोटे दल भी मिलके बहुत बेहतर करेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता हमको आशीर्वाद जरूर देगी 2022 में। और अखिलेश, लेकिन विवेक जी, मनोज जी ने एक बात ये भी कही, क्योंकि उपचुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जो ट्रेंड रहा समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ने का, खासतौर से जिस तरीके से ग्रामीण स्तर तक भी आप लोग जाके लड़ते थे, अब आपके बड़े चेहरे अगर ट्विटर पर ही चुनाव को लेकर के लड़ते रहे या फिर वहीं से ट्विटर खेलते रहे, तो फिर इस वजह से भी आप लोग को हार का सामना करना पड़ा है, या वो स्ट्रेटेजी आप लोग समझ नहीं पा रहे जो बीजेपी के पास है? मैं चाहूंगा इसका भी थोड़ा जवाब दें। ये स्ट्रेटेजी क्या आप लग रहा है कि आने वाले भविष्य में बदलेगी, क्योंकि इशारा तो इसी ओर हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपका जवाब दूंगा, 1 मिनट लूंगा आपसे। देखिए, ठीक है, मैं आप समझ गया, आपका इशारा जो था वो चुनाव की तरफ था। तो ये देखिए, हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। मिश्रा जी से भी मैं कहता हूँ, मनोज मिश्रा साहब से, तो हमने की कोई स्ट्रैटेजी चेंज करके या अपनी स्ट्रैटेजी से चुनाव लड़ा था, क्योंकि हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपनी नीति होती है। ठीक है, हम उसमें सफल नहीं हो पाए। उपचुनाव जब 2018 में हुए थे, जब फूलपुर ये हारे थे, गोरखपुर मुख्यमंत्री जी की सीट हारे थे, कैराना नूरपुर हारे थे, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम उपचुनाव को बहुत सीरियसली नहीं ले सकते, हम बहुत सीरियसली नहीं लेते। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों अपनी सीटों को चुनाव हार गए थे। तो अब आज ये जीत गए तो कह रहे हैं कि हाँ भाई, ये तो सेमीफाइनल था और 2022 का ही सेमीफाइनल है। तो इस तरह से चुनाव जीत और हार को लेके पार्टियां अपनी स्ट्रैटेजीज भी बदलती रहती हैं और अपने स्टेटमेंट भी बदलती देखिए, नहीं, यहाँ थोड़ा मैं करेक्ट करूंगा भाई। विपक्ष पहले दिन से इस बात को कह रहा था कि ये तो भाई देखिए सेमीफाइनल है, योगी जी के काम पर मोहर जनता लगाती कि नहीं लगाती इन्हीं 7-8 सीटों में पता चल जाएगा। ये बात तो समूचा विपक्ष कह रहा था, समाजवादी पार्टी भी कह रही थी, कांग्रेस भी कह रही थी, यही बात बसपा भी कह रही थी। अब वो बात अलग है, सीट नहीं मिली तो आप कहिए कि नहीं ये कह रहे थे, ये बात तो कही गई। आयुष जी, हाँ बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि समाजवादी पार्टी को अभी मेहनत करने की जरूरत है, जमीन पे उतर के मेहनत करने की जरूरत है। और हम फरवरी के महीने से आप देख लीजिएगा, बाय द एंड ऑफ फरवरी 2021 समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी ताकत से जमीन पे उतर के मेहनत करने का काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी कोविड का भी मामला चल रहा है। भगवान करे कोविड धीरे धीरे जल्दी से खत्म हो जाए, ताकि हमको और मौका मिल सके, हम जनता के बीच में जा सकें। हाँ, ये बात पक्की आयु जी, मैं आपकी बात मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी को मेहनत करने की जरूरत है, और बहुत गंभीरता से लेते हुए जमीन पे उतर के, सड़कों पे उतर के मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत करेंगे और दमदारी से मेहनत करेंगे,
ये हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है कमर अली जी, भाई देखिए एक तो मेहनत करने की बात हो रही है, दूसरा ये है कि भाई पीछे जो कुछ हुआ है उससे सबक लेते हुए अब तो देखिए पीएसपीएल भी, और खासतौर से शिवपाल यादव को तो लोग जानते ही हैं, आप तो और बेहतर तरीके से जानते होंगे भाई संगठन स्तर में जो पकड़ है उनकी, क्या दोनों पार्टी साथ आने से आपको नहीं लग रहा बड़ी चुनौती पेश होगी कम से कम आपके लिए? मुझे लगता है विवेक भाई की, दीपक भाई की बात को मैंने खामोशी से सुना है और बखूबी मैं उनका सबकी बातों का जवाब दूंगा, तो मुझे लगा अति उत्साहित ना हो, मुझे लगता है अपनी अच्छाई सुनने में विवेक भाई और बीच में बात को ना रोके, तो मेरा लगता है संदेश भी एक अच्छा जाएगा। और आपकी जो अरे खूबियां आपने भारतीय जनता बताई पार्टी हैं, झूठ बोलना बंद करो यार। जो आपने हम खूबियां कायम हैं, साइड अरे बोल भाई रहे हैं। यही गड़बड़ हमने है। क्या कह दिया साहब? आप क्या यही गड़बड़ है? आप लोग इतने अति उत्साहित हो जाते हैं, सिरे तान लेते हैं मुख्यमंत्री तक। गड़बड़ ये क्या है कि आप लोग क्या झुकते हैं। कार्यशैली है भाई? आपकी क्या कार्यशैली है भाई? जनता पार्टी आपके नीतीश कुमार ने हिंदुस्तान के कहा लोगों ने चलिए। देखा है कि आप तो भारतीय सिरे तान जनता लेते हो, पार्टी वही नीतीश भाई करना कमर अली जी है। को सुन लेते, भाई कमर अली जी देखिए बड़े आप धैर्यपूर्वक आप सुन सर रहे भटकम करने बैठ थे, जाते चाय हैं, वाय भी चैनलों पे थी आपके कमर लोग अली भी। जी ने बीच में, भारतीय देखिए वो जनता आराम पार्टी से सुन रहे थे, नीतीश कुमार तसल्ली ने से कहा सुना है उन्होंने। आपसे गुजारिश अब कमर अली जी की बात को सुनते हैं। कमर अली जी ठीक है, कमर अली जी देखिए भूमिका बांधने में मुझे लगता है समय निकलेगा, फिर आपको ही समय कम मिलेगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा पॉइंट पर आ जाए, विवेक जी की बातों का जवाब देते हुए। शिवपाल जी ने भी हाँ नहीं कहा है, ये तो ध्यान करिए। शिवपाल जी की जितनी बेइज्जती हुई है स्टेज के ऊपर, मैं क्या कहूंगा भाई उस बारे में। चाचा भतीजे का मामला है, वो तो चाचा कहने को तैयार नहीं है आज की तारीख में। काहे का उत्साहित हो रहे हैं मेरे भाई इतना ज्यादा? आराम से बात को सुनिए, आराम से बात को रखिए, आइए योजनाओं पे काम करिए, गरीब की बात करिए, आखिर खड़े व्यक्ति की बात करिए। आइए हम आपसे बात करते हैं, सब घर पे बात करते हैं। आइए जो आज अरे कमर अली जी देखिए वो उनका आपसी मामला है, वो उसको सुलझा लेंगे, हो सकता हो कल तक शिवपाल यादव जी भी बोल ही दें इसके ऊपर, लेकिन मुझे बताइए भाई साथ आ रहे हैं तो कम से कम पहले तो ये साथ ही थे ना, ये पार्टी साथ ही थी आयुष जी और सत्ता में रहे ये लोग, तो बड़ी चुनौती नहीं होगी कम से कम आपके लिए? देखिए और आकलन यहाँ पे सब लोग यही कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार ने भी यही बात कही कि भाई देखिए अगर साथ होंगे तो फिर हाँ चुनौती तो है आपके लिए। आयुष जी मेरी बात भी सुन ली, ये नूरा कुश्ती के लिए ये स्वार्थी लोग हैं, इन्हें 27 साल बेहाल से कर लिया, जिनको जेल भेजते थे मायावती से उनसे गठबंधन कर लिया, तो श्री अखिलेश यादव जी किसी स्तर तक जाके कहीं भी कुछ कर सकते हैं सत्ता के लिए। वो सत्ते से मछली होती है, अगर आप निकाल के उसको बाहर रख दें तो तड़पने लगती है वो। तो श्री अखिलेश यादव जी सत्ता पाने के लिए वो किसी से भी गठबंधन करने के तड़प रहे हैं। तो आप ये बताइए उनका परिवारवाद जो है बेचारा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। परिवार उनसे कमर अली जी देखिए फिर आपको इसका भी जवाब देना होगा कि भाई सत्ता के लिए तो आप लोग भी सब कुछ करते हैं ना, क्योंकि एग्जाम्पल तो भरे पड़े हुए हैं। जब महबूबा मुफ्ती के साथ आप जा सकते हैं तो फिर ये भी बहन जी के साथ भी जा सकते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है ना। देखिए इनके ऊपर छीटाकशी करने से आपके अपने दाग थोड़ी ना धुलेंगे, आयुष जी देखिए इसलिए उनकी बात उनके साथ रहने दीजिए, अपनी बात अपने साथ रखिए। मुझे बताइए भाई साथ आ रहे हैं, चुनौती तो होगी ना आपके लिए? देखिए इनका मैंने कहा आपसे व्यक्तिगत मामला है, ये किसी के साथ जाए इससे हमारा क्या लेना देना, ये हमें आप बताइए जी। लेकिन साथ जाएंगे तो चुनावों में आपको ही तो इम्पैक्ट करेंगे ना भाई, लेना देना क्यों नहीं है? राजनीति में तो सबका एक दूसरे से लेना देना है। ये परिवारवाद की बात करने वाले चाचा भतीजे हैं, हम आवाम की बात कर ले, कहाँ तुलना कर रहे हैं आयुष जी आप भी? ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारत में जो लोग रहते हैं उनकी पार्टी है जनाब। ये हर हिंदुस्तानी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है साहब, कैसी बात कर रहे हैं? वो समाजवादी का मतलब है, परिवार की पार्टी है। दोनों बातों को फर्क को समझिए, काहे की तुलना, काहे की बराबरी। आपकी पार्टी इतनी बड़ी है तो इसलिए उसके अंदर बड़े बड़े लोगों का भी पूरा साम्राज्य चल रहा भाई, उसका भी तो आकलन सबने किया ना यहाँ पर बैठ करके। देखिए जो कहना बड़े नेता, उनके बच्चे, उनके बेटे, भाई ये सब तो आपके यहाँ भी है ना। हमने आपसे कहा उसकी भी एक लंबी फेहरिस्त है, और आपकी पार्टी तो भाई अब तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ज्यादा आंकड़े तो और उदाहरण मुझे लगता है आपके यहाँ ज्यादा मिलेंगे फिर। कमर अली जी हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया की पार्टी सबसे बड़ी है, बिल्कुल, क्योंकि ये भारतवर्ष की पार्टी है, आखिरी खड़े व्यक्ति की पार्टी है। और हमारा कार्यकर्ता जो होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो आम नागरिक होता है। हमारी योजनाओं को उसको लाभ मिलता है, हमारी वालदाओं को बहनों के घर मिलता है, उज्ज्वला गैस योजना मिलती है, प्रधानमंत्री आवास मिलता है, जनधन में पैसा आता है। ये हमारी जो आवाम है उसके साथ काम कर रहे हैं हम। कमर अली जी भाई ठीक है, चलिए दीपक मिश्रा जी मुझे ये बताइए, क्योंकि सवाल बार बार वहीं आके खड़ा हो जा रहा है, और अभी तो ये बात भी कमर अली जी कह रहे हैं कि भाई शिवपाल यादव ने तो अभी नहीं कुछ कहा है, इसलिए अति उत्साहित होने वाली जरूरत नहीं। क्या शिवपाल जी भूले नहीं है क्या अभी उन बातों को? मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, अधिकृत प्रवक्ता हूं, मेरी बात मेरे दल की बात होगी, मेरे दल के विचारधारा की बात होगी। शिवपाल जी पहले ही दिन से, जब वो सेकुलर मोर्चा के रूप में थे, जब वो सपा के रीढ़ थे, पूरी लेफ्टिनेंसी उनके पास हुआ करती थी,
चाहे सपा का नेतृत्व अखिलेश जी के हाथ में हो, चाहे सपा का नेतृत्व नेताजी ज्ञानेश्वर जी और बाबू कपिल देव सिंह जी के हाथ में हो। जब सपा जीत के परचम लहराया करती थी, जब शिवपाल जी की लेफ्टिनेंसी हुआ करती थी, तब भी वो कहते रहे हैं कि हम सभी लोहियावादी, सभी चौधरी चरण सिंहवादी और महात्मा गांधी के सेकुलरिज्म और सोशलिज्म में आस्था रखने वालों को मिलाकर एक गैर सांप्रदायिक जनोन्मुखी सरकार बनाना चाहते हैं। तो यह हमारा सिद्धांत रहा है और सिद्धांत समय के सापेक्ष नहीं बदलता, वह शाश्वत होता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में काफी, मैं जानबूझ के हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मायावी शब्द का प्रयोग कर देता हूं। ये शब्द इनको सूट करेगा। ये जिस महबूबा मुफ्ती जी को देशद्रोही बताते हैं, पाकिस्तान की एजेंट बताते हैं, जिनकी मौजूदगी को हिंदुस्तान के लिए शर्म बताते हैं, उनके साथ ये सरकार के लिए गठबंधन कर देते हैं। परिवारवाद बहुत अच्छा बोल रहा की होती है ना, बाद में बात हो रही है। सर सुन लीजिए, अब धीरज रखिए। अरे कमर अली जी, आपकी कौन सी विचारधारा मिल गई थी भाई महबूबा मुफ्ती के साथ? उसका कोई इसका जवाब मतलब नहीं होगा। एक मिनट, महबूबा मुफ्ती का द्विराष्ट्रवाद इनका सिद्धांत है क्या? क्या ये द्विराष्ट्रवाद में आस्था रखते हैं क्या? मैं किसी की बात बोलता नहीं। एक मिनट, दूसरी बात सुनिए कि नहीं, अब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। मैंने धीरज रखिए ना। आपकी पार्टी, आपका दल पूरे देश को डेविएट कर रहा है, डिरेल कर रहा है। आप तो पूरे डिबेट को ही डिरेल कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, सुना भी करिए। माना कि आप लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में चुने गए हैं, हिटलर भी लोकतांत्रिक तरीके से ही सत्ता में चुने गए थे और अपनी सर्वोच्चता के आधार पर उन्होंने शासन चलाया और देश में तानाशाही हुक्मरानी स्थापित की। छोड़िए वो बातें, आप परिवारवाद पर बोलेंगे। मैं जवाब दे दूं। अरुण सिंह जी के समधी राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे, ये क्या? नहीं, दीपक जी देखिए, दीपक जी वो मैंने कमर अली जी ने भी और मनोज मिश्रा जी भी बार बार यही बात उनसे पूछ रहे हैं। भाई देखिए, अगर इस विषय पर आप जाएंगे तो आपकी पार्टी इतनी बड़ी, भाई उसके अंदर इतने सारे लोग एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं। इस विषय पर मैं नहीं जा रहा। मैं नाम लेकर बोल रहा हूं। दीपक जी मुझे बताइए। ठीक है दीपक जी, देखिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं भाई, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर लगाएंगे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। दीपक जी मुझे ये बताइए, दीपक जी मुझे ये बताइए, बात सारी ठीक है आपकी, अपनी जगह पर आप एकदम सही हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये सारी चीजें और विचारधारा सब कुछ एक हो रहा है तो भाई फिर विलय क्यों नहीं हो जा रहा है? नहीं, विलय क्यों नहीं हो रहा है? मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ। देखिए, भाई अगर मुझे लगता है विलय होगा तो और मजबूती के साथ लड़ेंगे भाई, फिर तो कार्यकर्ता भी अलग अलग नहीं होगा। अभी समाजवादी पार्टी का अलग, पीएसपीएल का अलग, वो बात सही है कि गठबंधन में, लेकिन अगर एक हो जाएंगे तो और ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, विलय से उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा गठबंधन से होगा। जब आचार्य जेबी कृपलानी और डॉक्टर लोहिया मिले, तभी न विकल्प बने पंडित नेहरू के। विलय होने से फायदा ये होगा, नुकसान ये होगा कि जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक लौ ढांचा, बहुत मजबूत ढांचा बन गया है, वह ढांचा कहीं न कहीं उस पर असर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, सरकार बने ना बने, हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज है, जिसको शिवपाल सिंह जी ने बार बार रेखांकित किया है कि हम गैर भाजपावाद चलाएंगे और गैर भाजपा गठबंधन बनाकर निकल देंगे। और मैं तो कांग्रेस के साथी से भी ये आग्रह करता हूं कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के आधार पर एक व्यापक गठबंधन बनावे। आज ही इनके नेता राज बब्बर जी ने हमारे लेख को ट्वीट किया है फेसबुक पे। लेकिन अब दीपक जी कैसे होगा भाई, बड़ी पार्टी के साथ तो अखिलेश यादव ने मना कर दिया, अब आप कह रहे हैं। कहाँ बड़ी पार्टी, कौन छोटी पार्टी? लोकतंत्र में कौन बड़ा कौन छोटा होता है? लोहिया के लोग अगर बड़ा छोटा देखने मनोज जी, ये बड़ा टेक्निकल हो गया। मनोज जी देखिए, दीपक जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के साथ भी कांग्रेस भी आ जाए भाई, सेकुलरिज्म वाली पार्टी, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई बड़ी से नहीं, हम भाई बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे, वो स्पष्ट कर चुके हैं, पीएसपीएल के साथ जाने वाले हैं। बड़ा नेता मान रहे हैं, भाई ये नई तस्वीर पेश करेगा क्या मनोज मिश्रा जी? हम लोग को अभी और इंतजार करना चाहिए, चुनाव आते आते हो सकता है परिदृश्य कुछ बदले। ऐसी मजे की बात लगभग 3 बातें, जैसे हम और आप उन बातों पर पहले भी बहस कर चुके हैं, लेकिन दीपक जी की बात से मैं बताना चाहूंगा। दीपक जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखना अच्छी बात है, बनाए रहते, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी एक बात कहा करते थे कि अगर राजनीति में जिंदा रहना है, लोहियावाद को जिंदा रखना है, तो कांग्रेस से दूरी बनाए रखिए। लेकिन एक समय आया, यूपीए की सरकार 10 साल आपके समर्थन से और कांग्रेस की धुर विरोधी वामपंथी विचारधारा ने देकर चलाया। तो दरअसल क्या है नहीं कि जनता अब इन सब चीजों को समझने लगी है। जनता को ये पता है
कि ये विरोध, चाहे वो साम्राज्यवाद का हो, चाहे वो सेकुलरवाद का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के डर हो या बाकी खतरा हो, ये तभी तक रहता है जब तक सत्ता बनाने की संख्या से या गिराने की संख्या से लोग दूर रहते हैं। आयुष जी, मजे की बात यह है कि देखिए, बिल्कुल सही है कि अब शिवपाल यादव की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी में विलय इसलिए नहीं हो सकता कि फिर ये 2.5 साल पहले वहीं पहुंच जाएंगे जहां से इनका विवाद शुरू हुआ था। तो मुझे लगता है शिवपाल जी ने बड़ी मेहनत से अपनी पार्टी कैडर को खड़ा किया हुआ है। और देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों में एक बड़ी समस्या होती है आयुष जी, जब उनके संस्थापक गण में मेन जो संरक्षक, जैसे मुलायम सिंह जी इसके संरक्षक थे या इसको उन्होंने अपने हाथों से खड़ा किया, लेकिन साथ साथ शिवपाल यादव की मेहनत को, उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। एक वक्त आया जब उनको अपने बेटे को पूरी पार्टी सौंपनी थी, विवाद शुरू हुआ, हमने आपने सबने देखा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, कमर भाई, आप आजकल मैं देखता हूँ भाई अक्सर सवालों को घुमा देते हैं। देखिए, विकास की चर्चा करते करते रहिए, लेकिन जब आपकी सरकार 2017 में बनी थी, उसके बाद 3 सीटें आप हारे थे, गोरखपुर, कैराना और फूलपुर, पूरी पार्टी की बड़ी चीचा लेदर हुई थी और आग की किरकिरी बनी हुई थी। आपके नेता जवाब देते नहीं बन रहा था। विवेक जी, अगर उस स्थिति को आप दोहरा लेते 2019 के चुनाव में, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। उपचुनाव में होता कुछ नहीं है, लेकिन पहली बार उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, प्रदेश की 7 सीटों में था। और वो उपचुनाव इसलिए सेमीफाइनल था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य से लेकर पूर्वांचल से एक बानगी निकल के आनी थी। इतना हारना अपनी जगह था। अगर आप मजबूती से लड़ते तो मुझे लगता है कि जो परंपरागत सीट जौनपुर की थी, पारसनाथ यादव के बेटे को मिली है, और भी सीटों पे आपकी अच्छी स्थिति हो सकती थी। लेकिन वहां नंबर 2 पे धनंजय सिंह थे, निर्दलीय थे, भाजपा वहां तीसरे नंबर पे थी। कहना आयुष जी इस बात का है कि आप किसी के साथ जाइए, किसी के साथ आइए, हम पत्रकार हैं, आप मीडिया में, हमको कोई लेना लादना नहीं है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह होता है कि आपने क्या बोया और आप क्या काटोगे। जी विवेक जी जवाब दीजिए मनोज जी की बात का। और दीपक जी तो ये भी कह रहे हैं कि वो तो कांग्रेस के साथ भी, उनका भी आह्वान कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी भी साथ में आ जाए तभी ये सब हो सकता है। भाई जितने लोग सेकुलर हैं सबको साथ होना चाहिए। विवेक जी सुन पा रहे हैं? मनोज जी की आवाज बहुत मतलब क्रैक कर रही थी, तो पूरा नहीं सुन पाया, जो पार्शली मैंने सुना है। और दीपक जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम भी नहीं चाहते कि विलय हो, क्योंकि शिवपाल जी ने भी बहुत मेहनत से अपनी पार्टी को खड़ा किया है, उनका मजबूत संगठन है पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जिले में। तो अगर दोनों संगठन मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मेरे ख्याल से रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतर होगा। हम यही हमारा तो मानना यही है। आगे जहां तक कांग्रेस की बात है, तो समाजवादी पार्टी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि किसी भी बड़े दल से, वो चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो या कोई भी दल हो, कोई भी बड़े दल से समाजवादी पार्टी का कोई भी गठबंधन उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, छोटे दल को लेकर, छोटे छोटे दलों का एक गठबंधन हम बना के उत्तर प्रदेश में जिसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, शिवपाल जी की भी पार्टी रहेगी, ये छोटे छोटे दलों को लेकर 2022 का चुनाव हम बहुत मजबूती से, और जनता की जो भी मूलभूत समस्या है, चाहे वो किसानों की है, महंगी शिक्षा है, बेरोजगारी है, निजीकरण है, आरक्षण है, लॉ एंड ऑर्डर है, महिलाओं पे अत्याचार, इस तरह के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतर पाई है जनता की परीक्षाओं के साथ। इन मुद्दों को लेके, विकास के मुद्दों को लेके, व्यापारियों के मुद्दों को लेके आज बहुत चल रहा है, अर्थव्यवस्था को लेके समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ 2022 के चुनाव में उतरेगी। ठीक है, कमर अली जी। देखिए, दीपक भाई ने कहा तो मेरी बात रुक गई थी, मैं जवाब दे दूं। जम्मू कश्मीर तो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है दीपक भाई ना, तो वहाँ पे एक झंडा मासूम बताते हो, चुप रहो। वहाँ पे एक झंडा संविधान होना चाहिए ना, उस पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। लोकतंत्र बचाने के लिए हम गए थे, उन्होंने कहना नहीं माना। आज हमने एक झंडा है संविधान के लिए काम किया। दीपक जी, समाजवादी आपकी पार्टी के इस बात के खिलाफ है। अब झंडा तो संविधान होना चाहिए। देवेंद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट 2 झंडा 2 संविधान। आप बताइए कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोग तरीके की बातें करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ हम गए थे, संविधान के लिए गए थे। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप जम्मू कश्मीर में 2 झंडा 2 संविधान देखते हैं आप लोग। आप बताइए, हमारी सरकार बचाने के लिए, अगर लोकतंत्र बचाने के लिए हमने जम्मू कश्मीर में अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ गठबंधन किया था, लोकतंत्र बच सके, एक झंडा संविधान रह क्या? दीपक भाई, आप तो समझदार आदमी, विवेक भाई को छोड़ दीजिए,
आप तो दीपक भाई समझदार आदमी अरे है। तो वही बात मेरे है भाई, भाई आप एक झंडा संविधान आप अगर महबूबा मुफ्ती के साथ भाई जा सकते हैं तो भाई वो फिर समाजवादी पार्टी भाई शिवपाल यादव के साथ चाहे जो उन्होंने कहा हो। आप लोग जब आप महबूबा मुफ्ती को कई बातों को बोल सकते हैं तो शिवपाल यादव भी बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता कमर अली जी, शिवपाल जी भी भूल रहे हैं उस बात। शिवपाल जी उस बात को भूल रहे हैं। आप बार बार कह रहे थे ना चर्चा में कि शिवपाल जी की जो के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया अखिलेश यादव ने, वो उसको कैसे भूलेंगे। आप ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया उसको शिवपाल जी कैसे बोलेंगे। ऐसे ही बोलेंगे जैसे आप लोग महबूबा मुफ्ती के साथ जा रहे हैं। यही तो राजनीति है ना कमर अली जी। देखिए वहां का मसला 300 टिपिकल मसला था। बात को आप समझिएगा, लोग आजादी की सांस नहीं ले पा रहे जम्मू कश्मीर के अंदर। ये तुलना करेंगे हमारी मासूम बताया था नहीं ये तुलना करेंगे। पढ़ लीजिए, अपने पार्टी के काम आएगा योग्यता आपकी। ऐसी बातें नहीं करते। आप अपनी पार्टी की आप चिंता करिए, हमारी नहीं। चलिए अब दीपक मिश्रा जी से मैं एक सवाल का जवाब ले लेता हूं, फिर चर्चा समाप्त करेंगे। कमर अली जी अब समय नहीं। दीपक जी मुझे बताइए, देखिए भाई विवेक जी अभी भी कह रहे हैं, विवेक जी ने अभी फिर कहा कि भाई देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ, एक तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बहुत बड़ी भूल थी, और दूसरा वो ये फिर कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के साथ तो नहीं हो सकता, कोई बड़ा दल नहीं हो सकता। और आप कह रहे हैं कि आप सेकुलर मोर्चा बनाने के लिए आप भाई कांग्रेस भी आ जाए तो और बेहतर होगा। ये कैसे विरोधाभासी चीजें हो पाएंगी, कैसे एक साथ? जिंदा और जीवंत लोकतंत्र में कभी भी कोई भी निर्णय हो सकता है, इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। भविष्य की परिकल्पनात्मक सवालों का उत्तर अभी देना ना हमारे लिए या किसी के लिए अभी तत्काल संभव नहीं होगा। मैंने तो एक आदर्श मूलकवाद से यह कहा, एक बात कही कि जैसे गैर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का जब नारा दिया था तो सभी गैर कांग्रेसी दलों को विचारधारा को मिलाकर एक समग्र और आदर्श विकल्प दिया था। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नेतृत्व को खत्म कर रही है। 2 लोग या 1.5 लोग कह लीजिए, एक आदरणीय मोदी जी और दूसरे आदरणीय शाह जी ने न केवल विपक्ष के नेतृत्व को खत्म कर रहे हैं, अलबत्ता उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समाप्त कर रहे हैं। जहां कभी अटल हुआ करते थे, जिस उत्तर प्रदेश से दीनदयाल उपाध्याय हुआ करते थे, सबके नाम के आगे जी लगा लें, वहां आज कोई नेता तक नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गुजरात के एक जिला इकाई की उपनिवेश के रूप में काम कर रही है। राजभवन राज्यपाल चला रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को। गुजरात के 3 व्यापारी, गुजरात के सुनिए मान्यवर, सुनिए गवर्नर हो सकता है, गवर्नर इस तरीके से हस्तक्षेप करता है क्या? गवर्नर ऐसे हस्तक्षेप करता है क्या? आप लोग चलिए अब इसी के साथ मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी, अब समय नहीं है मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर नया सियासी समीकरण क्या बनता है और जो बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है वो आने वाले भविष्य में 2022 की तस्वीर को कैसे बदलती है, ये भविष्य में ही तय होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।